नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक के खास कार्यक्रम सीजी राउंड अप पर आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम रेस में सबसे आगे चलने वाली रेणुका सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से बड़ी हलचल मचा दी है। रेणुका सिंह ने अपने बयान में ये साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्यों नहीं लड़ेंगी, इसके पीछे का स्पष्ट कारण तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अब उनके इस बयान से उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जो बातें उठ रही थी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर। बता दें, रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में वो भरतपुर सोनहत से विधायक हैं। उनका कहना है कि उस क्षेत्र की जनता ने बिना उन्हें ठीक से देखे, बिना उन्हें ठीक से जाने और बिना उन्हें सुने इतना अभूतपूर्व प्यार दिया है, तो अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर काम करे और आने वाले 5 सालों में उन्होंने जनता की सेवा करने का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ये फैसला लिया है। हालांकि बीजेपी है, चौंकाती है हमेशा। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट के नाम की घोषणा होने के बाद ही हम यह तय मानेंगे कि क्या वाकई रेणुका सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली है। फिलहाल उनके इस बयान से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनका अभी ऐसा कुछ मानना नहीं है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर के बारे में जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मयंक। बिल्कुल पूजा, जो आप बता रहे थे रेणुका सिंह का जिक्र इसलिए बेहद सलीके से हो सकता है क्योंकि रेणुका सिंह वो नेता है बीजेपी की जो छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिसे मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, केंद्रीय राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया था। वो जनजातीय मंत्रालय संभाल रही थी और जिस तरह से इतनी बड़ी जवाबदारी उनको मिलने के बाद विधानसभा चुनाव पे उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाकर भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो भरतपुर सोनहत क्षेत्र से जीत के आती है और उसके बाद उनको सीएम बनाने की रेस में भी सबसे अव्वल में उनका नाम चल रहा था। बावजूद उनको ना तो सीएम बनाया जाता है और तो और कैबिनेट में भी उनको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद भी उनके बयान किसी तरह के नहीं आए। ये बात अलग है कि जो है भीतर खाने पे बात निकल के आ रही है मंत्रिमंडल को लेकर। जो एक सीट बची है उस पे हो सकता है उनको जगह मिल सकती है, यही वजह है। दूसरी बात, भरतपुर सोनहत की बात जब की जा रही है तो पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आज बड़ा आरोप लगा दिया है। गुलाब कमरो ने सीएम मैडम को लेकर जो साफ तौर पर रेणुका सिंह पर ही निशाना साधा है पूजा, क्योंकि आप बात सीएम मैडम को लेकर कर रहे थे। सीएम मैडम भले वो नहीं बन पाई है, लेकिन पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आरोप लगाया कि सीएम मैडम जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो करके वोट ले ली हैं, लेकिन अभी अपने क्षेत्र में अवैध रेत खनन को नहीं रोक पा रही हैं। और रेत खनन न केवल उस क्षेत्र पे हो रहा है बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पे भी रेत जा रही है। इसके साथ ही वहां पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर भी गुलाब कमरो ने रेणुका सिंह पर निशाना साधा है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, भ्रष्टाचार को लेकर वादे किए थे जनता से, वो लोग अब रेत खनन पे और जो है अधिकारियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेणुका सिंह के जो है आज नाम के साथ ही प्रदेश की सियासत की सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले रेणुका सिंह का जिक्र जो आया है वो आने वाले समय पे अब बीजेपी के सामने रेणुका सिंह के लेकर किस तरह की जवाबदारी दी जाती है वो तो समय बताएगा पूजा। बिल्कुल, और बात कर लें सदन की, क्योंकि सदन में अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा का बजट सत्र में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जोरदार उठा है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। अब हाल ही में एक और जहां अनिला भेड़िया ने सीएम के ममता बनर्जी को लिखे चिट्ठी का जिक्र करते हुए सीएम साइद को घेरने की कोशिश की। ये कहा कि पहले अपने घर को तो देख ले सीएम, उसके बाद दूसरी जगह जाएं। तो अब उनके इस आरोप पर भावना बोरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी, भूपेश बघेल जब यहाँ पर मुखिया थे, तब वह आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा करते थे। ऐसे में अगर विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी तो इन्हें आपत्ति क्या है, इन्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मतलब कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मयंक
जोर शोर से सदन में उठ रहा है और उमेश पटेल ने भी इसको लेकर बयानबाजी की है। और आगे की जानकारी मैं चाहूंगी कि आप दें। बिल्कुल पूजा, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है हम देख रहे हैं लगातार जो है कांग्रेस जो है सरकार को घेरती दिख रही है। इसके पहले जो बीते दिनों जिस तरह से कवर्धा में जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे साधराम यादव के हत्याकांड का मामला हो और या फिर जो बैगा आदिवासी की हत्या का जो मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जो है कांग्रेस सदन पे पूरी तरह से एक्शन मोड पे रही और सरकार को घेरने में पूरी तरह से कांग्रेस ने जो है अपने तेवर दिखाए। सबसे बड़ी बात है बीरनपुर मसले को लेकर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दरमियान जो है बीजेपी ने पूरी तरह से माइलेज लिया। बीरनपुर का जो घटना था, उस घटना को लेकर जो पीड़ित परिवार थे उसके पिता जो है ईश्वर साहू को टिकट दी जाती है और पूरी तरह से एक नया हिंदुत्व कार्ड का जो प्रयोग छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और ईश्वर साहू ने कैबिनेट मंत्री, सीनियर कैबिनेट मंत्री जो रविंद्र चौबे, उनको पटखनी देकर सदन में पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने सदन पे यह भी देखा कि ईश्वर साहू को अपने बेटे के हत्यारों के न्याय की मांग सदन में करनी पड़ी। इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया था और तो और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन पे जमकर जो है अपने तेवर दिखाए और उन्होंने कहा था कि अगर एक पिता को अपने पुत्र के हत्यारों की माफ जो है सजा के लिए सदन पे आकर बात कहनी पड़ रही है, इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। वहीं जो है आज जो आप बता रही हैं इस मसले को लेकर, जिस तरह से हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है भावना बोरा ने पिछली सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, उनकी सरकार पे ही महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं लगातार होती रही। बीच शहर में राजधानी के जो मल्टी लेवल पार्किंग है जसथम चौक पर, वहां पर भी इस तरह की घटना देखने को मिली। रक्षाबंधन पे मंदिर असोज जो कि नया रायपुर के पास में है, वहां पर भी इस तरह की घटना देखने को मिली। तो जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात आज सदन में कर रहे हैं, वो अपनी सरकार के समय महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम नजर आए हैं। तो ये एक बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने जो है बीजेपी को घेरा है, वहीं बीजेपी के जो विधायक है भावना बोरा, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर भी ठीकरा फोड़ दिया है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, आपने अपने 5 सालों के कार्यकाल में महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और ये न केवल प्रदेश भर में बल्कि राजधानी रायपुर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी को केवल सदन में आकर सिर्फ बोलकर सीमित नहीं कर सकते। आपने क्या किया, वो जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। इस तरह की जो बातें सदन पे निकल के आई हैं पूजा। बिल्कुल, और इस मामले पर इसलिए भी इतनी ज्यादा विचार विमर्श और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं मयंक, क्योंकि एसपी ऑफिस के नीचे कांग्रेस के शासनकाल में ये दुष्कर्म की घटना हुई थी। तो ऐसे में भावना बोरा ने साफ तौर पर कांग्रेस के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां के विधायक राजेश अग्रवाल के भाई ने पुलिस को देख लेने की धमकी दी। दरअसल एससीसीएल के अमोरा खदान में लगातार हो रही चोरी और डकैती के मामले में लखनपुर थाने की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, जिसमें कुछ ग्रामीण भी शामिल थे। अब इस मामले से गुस्साए ग्रामीणों ने सीधे थाने पर धावा बोल दिया, तो वहीं भाजपाई कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान राजेश अग्रवाल के भाई भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को देख लेने की धमकी दे डाली। हालांकि जब इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने राजेश अग्रवाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें बाहर खदेड़ने की बात कही, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन उन पर वो कार्रवाई करेंगे या नहीं, इस पर स्पष्ट तरह से किसी भी तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया। और वहीं इस मामले को लेकर अब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने राजेश अग्रवाल या राजेश अग्रवाल के भाई पर सीधे आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने शायद सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस और पुलिस प्रशासन के कार्यवाही पर ये सीधे सवाल उठाया और उन्होंने इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को ही घेरा। हालांकि बात यहां पर उठी थी राजेश अग्रवाल के भाई के लिए, जिन्होंने सीधे एक वर्दीधारी पुलिस को देख लेने की धमकी दी, लेकिन उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना तो राजेश अग्रवाल ने दी और ना ही टीएस सिंहदेव ने इस मामले पर स्पष्ट रूप से उन्हें दोषी ठहराया। तो ऐसे में मयंक, आपको क्या लगता है, क्योंकि टीएस सिंहदेव को शुरू से ही ये कहा जाता है कि वो राजेश अग्रवाल के बेहद करीबी, राजेश अग्रवाल को टीएस सिंहदेव के माने जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने स्पष्ट उन पर तो कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शायद सरकार पर सवाल या निशान उठा दिए? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से टीएस सिंहदेव का जो एक सलीका है, उनकी जो राजनीति का जो अंदाज है वो बेहद अलग है। वो तमाम राजनेताओं से उनके जो राजनीति करने के, उनके बयान के जो हमने देखा है, वो बेहद सलीके से पेश आते हैं। अपने विपक्षियों के लिए भी उनके वही तेवर रहते हैं और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव का प्रदेश की राजनीति में एक अलग स्थान है।
जिस तरह से तमाम नेताओं में जो तेवर दिखता है वो तेवर टीएस सिंहदेव में नहीं दिखता है। यही वजह है कि टीएस सिंहदेव बेहद पसंद किए जाते हैं, न केवल छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बल्कि दूसरे इलाकों पर भी टीएस सिंहदेव की एक अलग जो है वो छवि बनी हुई है। वो अपने विरोधियों को भी उस तरह से वो आरोप लगाते नहीं है। ये बात अलग है कि राजेश अग्रवाल ने ही उनको चुनाव पे हराया है। राजेश अग्रवाल से वो जो है बहुत ही कम वोटों के अंतर से उनको वो जीत कर सदन पहुंचे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव वो उनको लेकर भी कोई आपत्तिजनक बयान देते नहीं दिखते हैं। ये बात अलग है कि प्रशासनिक जो क्षमता है प्रशासन के लिए वो तेवर दिखाते रहे हैं, और जिस तरह से वो पूर्व सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो अधिकारियों को लेकर जिस तरह से गंभीर बात कही है, निश्चित तौर पर सहायक सरकार को उनकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी है या फिर जिस तरह की जो कानूनी जो प्रक्रिया हो रही है छत्तीसगढ़ में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम बात कर ही रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जरूरत बेहद ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है अब लगता है लोकसभा चुनाव पे ग्राउंड लेवल पर जाना चाह रही है। यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक अब कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सहायक सरकार को घेरती दिख रही है। पूजा, इसके अलावा विधानसभा पे एक और मसले को लेकर जो हंगामा हुआ है, हम बताना चाहेंगे कि आज जो है सदन पे जो है बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल जो है उन्होंने जो है सरकार के कर्जे को लेकर जो है सहायक सरकार को जमकर घेरा। दरअसल जो है बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही है कि जो है भूपेश सरकार केवल और केवल कर्ज लेकर लोगों को पैसे बांटने और तमाम तरह की योजनाओं को लॉन्च करने का काम किया है। लेकिन उमेश पटेल ने जिस तरह से तेवर दिखाए, उन्होंने बिल्कुल डाटा के साथ ये बता दिया है कि हमने 5 साल के कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन जो है सहायक सरकार ने बमुश्किल 2 महीने के कार्यकाल में ही 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। ऐसे में इतने कम समय पर इतना कर्ज लिया जाता है तो कर्ज वाली सरकार जो है ये सहायक सरकार कहलाएगी, और इसका जो ठीकरा है वो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर बड़े पैमाने पर फूटने वाला है। इसे लेकर जिस तरह से उमेश पटेल ने बयान दिया है ये बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि 2-2.5 महीने पर ही इतने बड़े कर्ज हो जा रहे हैं और अभी बहुत सारे वादे अधूरे हैं। किसानों को 3100 रुपए देने का जो वादा है वो अभी भी अधूरा है। मातारी बंधन का पैसा अभी दिया जाना बाकी है, और भी जो नए सत्र से अगर 3100 रुपए में खरीदी होती है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ का जो वित्तीय ढांचा है वो पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है, और देखने वाली बात है कि सरकार इस कर्ज को लेकर किस तरह से अपने कंट्रोल लगाती है। इसके अलावा उमेश पटेल ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया मनरेगा मजदूरों को लेकर। मनरेगा मजदूर के जो जिस तरह से भुगतान की बात है, मनरेगा मजदूरों के साथ जिस तरह से जो पेमेंट और उनके जो काम को लेकर जो गड़बड़ी का आरोप है जो पिछली सरकार में बीजेपी लगाते रही है, वो चीजें अब उमेश पटेल ने उठाया है। और उमेश पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि मनरेगा मजदूरों को लेकर भी सरकार स्पष्ट तौर पर उनको काम देने, रोजगार देने और उनका भुगतान करने के मामले में फेल साबित होती आ रही है। और आइए सुनते हैं उमेश पटेल ने क्या कहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो मनरेगा में काम करने वाले हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है, और उसके कारण से हमें शंका है कि आने वाले समय में पलायन की स्थिति यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से निर्मित ना हो। अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने कल इस ध्यानाकर्षण लाया था कि जो पलायन की स्थिति है उसको लेते हुए, और हमारे अलग अलग साथियों के द्वारा ये पलायन की स्थिति को लेकर अलग अलग रूप में सदन में चर्चा के रूप में उसे लाया गया है। और इसलिए हम स्थगन लेके आए हैं, क्योंकि मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण हमारा जो गरीब परिवार का व्यक्ति है वो लगातार पलायन की स्थिति या यहाँ से दूर जाने की स्थिति, और उसका उपयोग अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। उन्हें हरियाणा, उन्हें आसाम के ले जाया जाता है और लगातार मजदूरी कराया जाता है बिना पेमेंट किए हुए। तो ये उमेश पटेल है, जिस तरह से उन्होंने न केवल कर्ज को लेकर बल्कि मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी आज सदन पे सहायक सरकार को घेरा है। एक तरह से तेवर ही मान सकते हैं। जिस तरह से उमेश पटेल जो है वो पूर्व मंत्री रहे हैं, बेहद वो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। जिस तरह से उनके पिता जो है नंद कुमार पटेल, वो काफी सीनियर लीडर थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उनकी एक बड़ी एक छवि थी। और यही तेवर जो आज उमेश पटेल में देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय पे उमेश पटेल का कद न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि कांग्रेस में भी बढ़ सकता है। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर नाम की खोज कर रही है, कौन चेहरे हो सकते हैं, उन चेहरों पे ये बात भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमेश पटेल जैसे चेहरे को भी पार्टी तवज्जो दे सकती है। पूजा, और इस वक्त बीजेपी की बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में चल रही है।
आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इसमें रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से इस बार फील्डिंग करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है बीजेपी, इसके बारे में भी मयंक मैं चाहूंगी आप थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल, जिस तरह से पूजा छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए जो पार्टियां दाव पेश कर रही है, इसमें ये बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के 11 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है और इसे लेकर रणनीति बनती हुई दिख रही है। आज बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में जो है प्रदेश के सह प्रभारी, बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, वो तमाम जो पदाधिकारियों की बैठक लेते दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, ऐसे तमाम लोग जो है रणनीति बनाते दिख रहे हैं। इसके पहले भी जो है क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कई जो है लोकसभा क्षेत्रों पर जो है पार्टी ने कार्यालय खोल दिए हैं और तो और जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो है कोंडागांव और जो जांजगीर जैसे जगहों पर उन्होंने जन संकल्प रैली करके एक मैसेज दे दिया है। तो पूरी तरह से बीजेपी एक्शन मोड पे दिख रही है। खासकर बीजेपी ऐसे क्षेत्रों पर फोकस कर रही है क्योंकि प्रदेश में 11 में से 9 सीटों पर पहले से बीजेपी काबिज है। अब जो 2 सीटें हैं जिन क्षेत्रों पर बीजेपी को मात मिली है, उन जगहों पर भी, खासकर जो बस्तर और कोरबा के जो इलाके हैं, उन क्षेत्रों पर भी बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति बनाते दिख रही है। आने वाले समय पे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द कुछ जो है सीटों को लेकर पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। पूजा, तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है, तो वहीं लगातार बीजेपी भी इस तरह से बैठकें कर अपने आप को लोकसभा चुनाव तक और मजबूत करने की जुगत में भिड़ी हुई है। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए विदा। जय जोहार, नमस्कार।